हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका फिर से स्वागत करता हूं और एक नई सीरीज़ शुरू करने के लिए जा रहे हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर का ये हम लोग जो प्रैक्टिस सेट लगाया है हमने, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, और सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं, बार बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन हैं। और मैं इसीलिए आपको ये जो है लेके आया हूँ, और मैं आपसे ये चाहता हूँ कि बस आप इस लायक हो जाइए कि आप हर चीज़ को बदलने के लिए, देखिए, अगर इस इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि मेरे नसीब में है, कुछ मिलेगा या नहीं, तो देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके अंदर वो मादा है कि आप हर चीज़ को बदल सकते हैं। कहते हैं हर बात जुबां से, कहते हैं हर बात जुबां से हम इशारा नहीं करते, और आसमान पर चलने वाले जमी से गुजारा नहीं करते। हर हालात को बदलने की हिम्मत है हमें, वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बस आए कि यार ये था ही नहीं, नसीब में मिला ही नहीं। आप अगर लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। देखिए, ये सामान्य अध्ययन का पार्ट 1 है एसएससी स्टेनोग्राफर में। इंग्लिश और रीजनिंग का भी पार्ट आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में मिलेगा, तो आप जाकर देखिएगा। सारे के सारी वीडियो जो है हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, और आप जाके ज़रूर देखिएगा। जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो, वो सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, और हमारा चैनल जो है टेलीग्राम चैनल भी है। कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जो है हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। पहला ही क्वेश्चन है कि किनमें बीज यानी जो है फलों में आबद्ध नहीं होते। फलों में आबद्ध नहीं होते मतलब क्या है ये? तो देखो, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक बीज पत्री क्या होता है, और ये अनावृत बीजी और आवृत बीजी के बारे में आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं, ये जिम्नोस्पर्म। देखिए, जिम्नोस्पर्म होता है अनावृत बीजी, और अनावृत बीजी की बात हम कर रहे हैं। तो अनावृत बीजी वो होते हैं जिनमें क्या होता है, यानी नग्न बीज होते हैं। यानी बीज कैसे होते हैं? जिनके ऊपर बीज के ऊपर कवर नहीं होता, अर्थात बीजाणु उनमें विकसित बीज किसी खोल या फल के भी अंदर नहीं होता। तो इसमें कौन कौन से आते हैं जिम्नोस्पर्म में? इसमें आता है एक चिलगोजा। चिलगोजा क्या होता है? हे चिलगोजे, चिलगोजा। और एक आता है साइकस। क्या आता है? साइकस। और एक आता है, देखिएगा, चीड़ का वृक्ष। ये वो वृक्ष हैं या वो बीज हैं जिनके बीज जो है वो नग्न होते हैं, यानी इनके अंदर कोई कवर नहीं होता। सिकोया, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। और एक और है देवदार। तो ये सब क्या हैं? अनावृत बीजी। और आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनका बीज जो है वो कवर के अंदर बंद होता है। जैसे देखा होगा आपने, बहुत सारे बीज होते हैं, जैसे ग्राउंड नट है, जैसे मान लीजिए, और बादाम का है, और बहुत सारे बीज जो कवर के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, तो इन्हें ये कहते हैं आवृत बीजी और अनावृत बीजी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है इसका अनावृत बीजी, यानी कि बी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताता हूँ। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने में सूक्ष्म, देखिए, सक्षम जीवाणु क्या होता है? यानी वो कौन सा जीवाणु है जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है? तो उस जीवाणु को हम कहते हैं नाइट्रोबैक्टर। क्या कहते हैं? नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। ठीक है, और ये जीवाणु कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है दलहनी फसलों की, दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है ये नाइट्रोबैक्टर। दलहनी फसलों की जो उसमें जड़ होती है और उसमें जो गांठें होती हैं उसमें पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, संसद के संयुक्त सत्रों को कौन संबोधित करता है? तो संसद के संयुक्त सत्रों को जो संबोधित करता है वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, यानी राष्ट्रपति जो है वो संसद के संयुक्त सत्रों को संबोधित करता है, और वो संयुक्त सत्रों का अधिवेशन की अध्यक्षता भी करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष जो है ये अध्यक्षता करता है दोनों संयुक्त की। और यदि ये अधिकार राष्ट्रपति को विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है? तो ये आता है विधायी शक्ति के अंतर्गत, विधायी शक्ति। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा आप, कोशिका में डीएनए क्या है?
अब कोशिका में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, आपको पता ही है किसी भी कोशिका में डीएनए और आरएनए होते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियक अम्ल, इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियक अम्ल, ठीक है। और ये काय के बने होते हैं, तो ये प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए और काय के होते हैं प्रोटीन के। और आरएनए जैसे कि आपको पता है कि आरएनए भी आपको बताया था, आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लियक अम्ल, ठीक है। डीएनए कोशिका में न्यूक्लियक अम्ल में पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियक अम्ल में पाया जाता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, कहाँ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो आपको पता ही है, तो मैंने क्वेश्चन कई बार आपको बता चुका हूँ, पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी कांग्रेस में 1929 में। कब की थी, 1929 में। और ये कौन सा अधिवेशन था, तो ये था रावी नदी के तट पर लाहौर में। यहाँ से ये क्वेश्चन ये भी आता है कि लाहौर कौन सी नदी के तट पर है, तो वो है रावी नदी के तट पर, ठीक है। और ये यहीं पे की गई थी पूर्ण स्वराज की घोषणा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो ये था कहाँ का, लाहौर। चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल जो है वो, अब आप देखिएगा सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, ये पूछा है। पहली बात आप सहारा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, सहारा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 9,65,000 वर्ग किलोमीटर। और ये कहाँ कहाँ फैला है, तो ये फैला है अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मार्टिनिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को, इतने देशों में फैला हुआ है। देखिएगा आप ध्यान से, मैं लिख तो नहीं सकता, एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। और सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, नाइजर, मोरक्को, माली, लीबिया, चाड, अल्जीरिया, ये इतने देश हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे देश, ये भी यहाँ से पता लग जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के हैं, और ये अफ्रीका महाद्वीप में ही। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था, अपनी मृत्यु से ठीक पहले, जब वो युवराज थे, कलिंग के युद्ध से पहले, कलिंग के युद्ध के पश्चात। तो आप ये तो आपको बताइए कि अशोक, जब कलिंग का युद्ध हुआ था, तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक को बहुत अफसोस हुआ था कि इतना खून बहा था उसमें, तो बहुत अफसोस हुआ था। तो अशोक जो है वो 261 ईसा पूर्व कलिंग पर उसने, अशोक ने जब आक्रमण किया था, तो कब किया था, 261 ईसा पूर्व ये किया था कलिंग पर आक्रमण। और उसमें बहुत व्यापक हिंसा हुई थी, और युद्ध में विजय की जगह धम्म विजय को अपनाया था, ठीक है। उपयुक्त नाम बौद्ध भिक्षु से धर्म की दीक्षा ली जाती है। तो इसका आंसर जो है वो होना चाहिए कलिंग युद्ध के पश्चात। कौन सा होना चाहिए, कलिंग युद्ध के पश्चात। और कुछ लोग कहते हैं कि इसका आंसर ये है अपनी मृत्यु से ठीक पहले। तो मेरे हिसाब से तो देखिए, अब क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद ही काफ़ी अफसोस हुआ था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने जो है अपनाया नहीं था, जब लेकिन अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपनाया। तो आंसर ये है इसका ए। जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। जल का घनत्व मिट्टी के तेल की घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। यदि दोनों को मिश्रित कर दिया जाए तो क्या होता है, मिट्टी का तेल जल में घुल जाता है। तो आपको पता है मिट्टी का तेल जल में तो घुलता नहीं है, ठीक है। वे पूर्ण मिश्रित होते हैं तो पूर्ण मिश्रित भी नहीं होते। और मिट्टी के तेल पर जल प्लावित हो जाता है, तैरता रहता है, या जल पर मिट्टी का तेल प्लावित होता है। तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज, जल का घनत्व जो है मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसलिए क्या होता है, दोनों को मिश्रित किया तो मिट्टी का तेल जल पर तैरने लगता है, मिट्टी का तेल जल पर तैरने लगता है। तो आंसर होगा इसका डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा,
देखिए ये है, हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री और जो आपको पता है ये जो नियुक्त किया गया था, वो नियुक्त किया गया है, कौन थे? ये तो देखिए काफ़ी पुरानी बात है, आप तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पुराना है, इस टाइम तो आपको पता है कौन है। तो रघुराम राजन तो नहीं है और ये भी नहीं है, इसका आंसर होगा देखिए कोशिका बसु, कौशिक बसु है ये। और अब जो है फ़िलहाल आपको पता है कौन है, शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का सीमांकन करने के लिए 1947 में बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता जो थी वो किसने की थी? तो वो थे, क्या नाम था उनका, रैडक्लिफ। कौन थे? रैडक्लिफ ने की थी, ठीक है, रैडक्लिफ ने की थी। अब इसमें देखिए क्या है, जे नेहरू, हंडरसन बुक्स, कृष्णा मेनन, मैकमोहन। और जबकि मैकमोहन कमीशन द्वारा भारत और चीन के बीच की रेखा का निर्धारण किया गया था। तो इसमें तो देखिए कहीं दिखाई दे रहा भारत और पाकिस्तान के बीच तो कौन थे? रैडक्लिफ थे, रैडक्लिफ। जबकि ये आंसर इसमें भी नहीं है, तो आप ये इसका आंसर होगा ये क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर आया था उसमें भी गलत था। और मैकमोहन जो है ये भारत व चीन के बीच है। क्या है? भारत व चीन के बीच में है, और भारत पाकिस्तान के बीच में रैडक्लिफ है। नेक्स्ट आप देखिएगा, दीन इलाही किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दीन इलाही स्थापित किया था अकबर ने। तो आपको पता ही है कि दीन इलाही अकबर ने स्थापित किया था, और कब किया था? 1582 में, 1582 में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक जो है कौन सा नहीं है? तो ये पता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, इसे कहते हैं लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। तो ये वायु प्रदूषक नहीं माना जाता, जबकि बाकी सब जो है वायु प्रदूषक हैं। तो इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट आप देखिए, GNP किसके कारण ANP में से भिन्न है? GNP जो है वो किसके कारण ANP से भिन्न है? तो GNP अर्थात सकल, GNP क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। GNP को कहते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद। जब हम मूल्य ह्रास को निकाल दें तो बनते उसे NNP अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये आपको बताया था, वो लिख के देखिएगा, GNP, इसका पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद। ये पेपर आए, अब देखिए इसमें से क्या निकाल दिया जाए? GNP में से, अगर GNP में से मूल्य ह्रास निकाल दिया जाए, क्या निकाल दिया जाए? मूल्य ह्रास। ये मूल्य ह्रास निकाल दिया जाए तो बचता है NNP। क्या बचता है? NNP। और NNP को क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं इसे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक। ये है, तो क्या भिन्न होता है इससे? मूल्य ह्रास। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी पेंसिलें बनाने में प्रयुक्त, निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिलें बनाने में प्रयुक्त होता है? तो पेंसिलें बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? वो होता है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल का लेड बनाने में किया जाता है। इसे काला शीशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? काला शीशा, ठीक है। और ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, तो ये होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का एक और नाम है, वो है काला शीशा। और इसे एक और कहते हैं कार्बन का अपरूप। ये अपरूप होता है कार्बन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 3B ब्रोकर्स और बैंकर्स और बिजनेसमैन किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी थे? तो 3B ब्रोकर्स, बैंकर्स और बिजनेसमैन किसके लिए उत्तरदायी थे? तो देखिए 3B ब्रोकर्स और बिजनेसमैन जो है ये विश्वव्यापी मंदी, जो विश्वव्यापी मंदी हुई थी, महामंदी जिसे कहते हैं, उसके लिए होती। ये मंदी कब हुई थी? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1920 से 1929 से 1930 से शुरू होकर ये चली थी। कब तक चली थी? 1939 से 40 तक चला था ये इसकी कहानी। नेक्स्ट आप देखिए, जड़ रहित पौधा कौन सा है जिसमें जड़ नहीं होती? जड़ रहित,
ठीक है। तो अदरक एक प्रकार का भूमिगत तना है, ये तो पता ही है अदरक क्या है, भूमिगत, जिसे प्रकंद कहते हैं। और इसमें स्पष्ट पर्व संधियाँ और सल्ग पत्र पाए जाते हैं। तो इसे देखिए क्या होता है इसमें, अदरक, ठीक है। तो ये तो अदरक का तो इसमें पता ही है आपको। और हमें जो है ये देखिएगा आप कि ये है नींबू, नहीं है नींबू में तो आपको पता ही है जड़ होती है। केले में लेमना जो है, ये है इसका आंसर, लेमना। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या मतलब है? प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी विशाल श्रमिक शक्ति नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का पर्याप्त होना। तो ये प्रच्छन्न, जब किसी, देखो तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, कि जब किसी कार्य को करने में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं। मान लो ज़रूरत तो है 10 जनों की, वहाँ लगा दिए आपने 20, तो उन अतिरिक्त श्रमों को निकाल देने से कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न या अदृश्य छिपी बेरोजगारी होती कहते हैं। भारतीय कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी बहुतायत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भारतीय कृषि में पाई जाती है, ठीक है। तो कहाँ आपको मिल जाएगा ये? भारतीय कृषि में पाई जाती है। तो देखिएगा, यह है पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम ना मिलना, यही आप समझ लीजिए। यह काम करने के इच्छुक होना और काम ना मिलना, आवश्यकता से अधिक कार्यरत या विशाल श्रम शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना। तो आंसर होगा डी। कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए ये है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी उगाई जाती है? तो सबसे अधिक जो कॉफ़ी उगाई जाती है वो कहाँ उगाई जाती है, ये आपको बताना है। सबसे अधिक कॉफ़ी उगाई जाती है, देखिए तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ? कर्नाटक में उगाई जाती है। कहाँ? कर्नाटक, कर्नाटक में उगाई जाती है, आपको पता ही है। मैं 5 सेकंड आपको देता हूँ, आप ध्यान से बताइएगा। खेलों की कोचिंग की उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कोचों को जो दिया जाता है वो दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें एक प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो अब तो इसकी राशि बढ़ गई होगी। ये क्वेश्चन जो है पीछे मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट अब देखिएगा आप, लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन जो है वो थेम्स नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी है? थेम्स नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? कौन से राज्य का? तमिलनाडु का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, गुजरात का। तो देखिए तमिलनाडु का अगर मैं बात करूं तो है, देखिए ये गिनिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर, 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है तमिलनाडु का। आंध्र प्रदेश का बात करें तो ये है, देखिए 2,75,059 वर्ग किलोमीटर में ही हैं सारे। गुजरात का बात करें तो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। और कर्नाटक का बात करें तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको कौन सा सबसे कम लगा? सबसे कम लगा तमिलनाडु का। कौन सा लगा सबसे कम? तो सबसे कम तमिलनाडु का लगा, ठीक है। चलिए आंसर कौन सा होगा? तो आंसर होना चाहिए यहाँ पर ए, ठीक। नेक्स्ट आप देखिएगा, जून 1, 2014 को IPL 7 के फाइनल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया था? तो ये पुरानी बात है, 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है किसको हराया था? तो वो देखिए, आप इसे बताइएगा कौन सी टीम थी? किंग्स 11 पंजाब थी। तो किंग्स 11 पंजाब, आप पता है कि अभी तक यही कोई नहीं जीती है, तो इसी हराया था फाइनल में। भारत के राष्ट्रपति पद पर उन्नत किए जाने से पहले श्री प्रणब मुखर्जी किस विभाग पर पदासीन थे? क्या थे प्रणब मुखर्जी इससे पहले? तो वो थे फाइनेंस मिनिस्टर। क्या थे वो? फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री थे, ठीक है।
और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे थे। किसके कार्यकाल में रहे थे वो? मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे थे। अवमूल्यन का मतलब बताइए, अवमूल्यन क्या है? जब कोई देश अपनी मुद्रा को विदेशी विनिमय द्वारा देखिए कटौती करता है ना, तो ये अवमूल्यन कहलाता है। क्या होता है कि जब कोई देश अपनी मुद्रा की विदेशी विनिमय दर यानी बाह्य मूल्यों में कटौती करता है तो इसे हम अवमूल्यन कहते हैं। मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी, ये होना चाहिए, मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी। नेक्स्ट आप देखिएगा, एटीएम का क्या मतलब है? तो एटीएम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यूएन जनरल असेंबली के समक्ष हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे AB वाजपेयी। कौन थे? AB वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, थोड़ा जल्दी चलता हूँ मैं, प्रतिष्ठित पुरस्कार मैन बुकर 2013 के विजेता, ये मैन बुकर की बात कर रहे हैं तो मैन बुकर जो है वो मिला था किसे? एलिनोर को, एलिनोर कैटान। काय के लिए मिला था? ये मिला था द लुमिनरीज के लिए मिला था, द लुमिनरीज के लिए। इनकी किताब थी, पुस्तक है इनकी द लुमिनरीज, लुमिनरीज। नेक्स्ट आप देखिएगा, नोबेल पील प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। सबसे पहले जो है आपको पता है किसे मिला था नोबेल पुरस्कार? तो नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। 1900 नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो है असल में प्रथम भारतीय मदर टेरेसा थी। ये प्रथम भारतीय तो मदर टेरेसा, इन्होंने ये पुरस्कार 1979 में समाज सेवा के लिए दिया था। तो इसे ये शांति पुरस्कार पूछा है, तो शांति का मिला था मदर टेरेसा को। ये मिला कब था इन्हें? 1979 में। भारत के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थी? तो प्रथम मुस्लिम शासक की बात करें तो मुस्लिम शासक जो थी वो इल्तुतमिश जो थे, उनकी पुत्री, उनका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था उनका? रजिया सुल्तान। और ये कब से कब तक रही थी? 1236 से 1240 तक, 1236 से 1240। नेक्स्ट आप देखिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे देखिए, चुंबकीय घटक को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं संबल रेखाएं। क्या कहते हैं? संबल रेखाएं। नेक्स्ट देखिएगा, आप ईमेल द्वारा किस प्रकार का डाटा भेज सकते हैं? ईमेल के द्वारा हम किस प्रकार का डाटा भेज सकते हैं? तो ईमेल से हमें ऑडियो, वीडियो, पिक्चर सभी प्रकार का डाटा भेज सकते हैं। तो ये हो गया सभी। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये मैंने आपको बताया 31। अब मैं 32 आपको बताता हूँ कौन सा खिलाड़ी विषम है। देखिए, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से हैं, सुनील गावस्कर क्रिकेट से हैं, विजय हजारे क्रिकेट से हैं और नारायण कार्तिकेयन जो है ये है रेस वाले। तो इनका होगा, ये आंसर है इसका C। विषम पूछा था। आगे चलिए, सार्क का स्थायी सचिवालय है कहाँ? सार्क का सचिवालय जो है वो कहाँ है? तो सार्क देशों का, दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। तो सार्क देखिए, यानी सांप ने क्या कर लिया? काट लिया। सार्क काठमांडू में है। नेक्स्ट, कौन सा पौधे द्वारा उत्पन्न किया गया अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? देखिए, कौन सा ऐसा जो पौधा जो है वो उत्पन्न नहीं करता? तो बबूल का गोंद जो है पौधों द्वारा उत्पन्न किया गया अपशिष्ट उत्पाद नहीं होता ये। नेक्स्ट देखिए, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु हल्के भार वाले हैं, उदासीन हैं। जल का आपको पता ही है, जल के अणु क्या होते हैं? जल के अणु तो उदासीन होते हैं क्योंकि जल का जो pH मान होता है वो 7 होता है। pH मान 7 वाले जो हैं वो सब कैसे होते हैं? उदासीन। और pH मान 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ऊपर क्षारीय होते हैं। ठीक है। आगे आप देखिएगा, केला क्या है? केला जो है साग यानी ब्यूटी का उदाहरण है। देखिए, साग यानी ब्यूटी का उदाहरण है केला। नेक्स्ट आप देखिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो आपको पता ही है कौन सी गैस होती है, वो होती है एसिटिलीन।
कौन सी होती है? एसिटिलीन। सूत्र भी आपको बता देता हूँ, C2H2, C2H2। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह लाल प्रकाश कैसा होता है? सबसे कम परिप्रेक्षित होता है, लाल खतरे का प्रतीक है, खून रंग का प्रतीक है। तो क्या है लाल प्रकाश में? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, यानी L जो है वो लैम्डा L लैम्डा M, ये ध्यान रखिएगा। यानी लाल रंग का है, यानी ये R रेड होता है, मैक्सिमम होता है, रेड का लैम्डा मैक्सिमम होता है। ठीक है, R लैम्डा M होता है, R लैम्डा M याद रखिएगा। अगर आपको कहीं वैसे याद ना रहे तो सूत्र से याद रखिएगा, R लैम्डा M। तथा बिखराव यानी प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसका जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। इस गुण के कारण ये दिखाई देने के लिए क्या होता है? तो इसका आंसर देखिए आपको कौन सा लग रहा है? लाल रंग सबसे कम परिप्रेक्षित होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इसका आंसर भी यही होना चाहिए कि इसका प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। तो इसका ये हो जाएगा आंसर ए। आगे चलिएगा, ये 50 क्वेश्चंस हैं। किस विटामिन की कमी से बेरी होता है? बेरी होता है विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन B12, विटामिन B1। देखिए विटामिन B1 की कमी से होता है। आप ध्यान से देखिएगा, कभी बाद में आप इसे ध्यान न रख पाएँ। विटामिन B1 जो है इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम है थायमीन। ठीक है, और थायमीन जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। मानव शरीर में इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। ये गाजर में, सोयाबीन में, खमीर में, इनमें पाया जाता है अत्यधिक मात्रा में। नेक्स्ट देखिएगा, किस आयु का होने तक सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य है? तो वो है 14 वर्ष। ये तो पढ़ा ही है आपने, राइट टू एजुकेशन 0 से 6 से 14 तक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक। ये 06 है, 06 से 14 वर्ष की, यानी 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो है ये प्रदान की जाएगी। इसे प्रदान करने का कर्तव्य किसका है? राज्य एवं अभिभावकों पर डाला गया है। राज्य एवं अभिभावकों पर। कौन सा देश कच्चे जूट का सर्वाधिक उत्पादक, कच्चे जूट का सर्वाधिक उत्पादक है? बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, क्या कहलाती है? मादा ध्वनि। और तो देखिएगा ध्यान से, ये वो कहलाती है पिच, तारत्व। पिच को इंग्लिश हिंदी में कहते तारत्व। यानी इसी कारण क्या होता है, ध्वनि का मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है। और बच्चों एवं स्त्रियों की आवाज़ तारत्व अधिक होने के कारण, पुरुषों की आवाज़ तारत्व कम होने के कारण, पुरुषों की आवाज़ का जो है वो तारत्व कम होता है। और तारत्व के कारण मादा ध्वनि नर ध्वनि से अलग अलग होती है। ठीक है। मौलिक अधिकार किसके संविधान से गृहीत हैं? कहाँ से लिए गए फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं भाई कहाँ से? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक लिए गए हैं आयरलैंड से। ये तो पता ही है, नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। और ये देखिए समीवर्ती सूची जो है उसे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट आप देखिएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में है, ये USA, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए जब इसका आंसर होना चाहिए, आपको बताइए कौन सा लग रहा है? देखिए मुझे तो इसके अंदर USA ही लग रहा है। इसकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है वो है 93 मीटर। और ये भी आपको बता दूं, अभी इंडिया में बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया बनी है, उसकी ऊंचाई है 182 मीटर। कहाँ है? गुजरात में। ये तो आपको पता ही है, अभी पिछले साल भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। निम्नलिखित में से संयुक्त सप्लाई का एक उदाहरण कौन सा है? संयुक्त सप्लाई का एक उदाहरण कौन सा है? संयुक्त सप्लाई जो है स्याही और फाउंटेन पेन, स्याही और फाउंटेन पेन है, क्योंकि ये वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हैं। एक वस्तु के बिना कोई दूसरे का अस्तित्व नहीं रहता, तो उसे संयुक्त सप्लाई कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, त्वचा की देखभाल के लिए तैयार
क्या है ये? संपाको। संपाको में किस औषधीय पौधे का इस्तेमाल किया जाता है? तो होता है एलोवेरा। आपको पता ही है एलोवेरा में बहुत सारी औषधियाँ होती हैं। और नेक्स्ट आप देखिएगा ओजोन दिवस। तो ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। 16 सितंबर को मनता है O3 डे। O3 16 जन O3 देखिए 16 सितंबर को O3 डे, ओजोन दिवस। भारत में पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी। तो पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात कर रहे हैं वो है महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कौन से बाजार रूप फर्मों को निर्बाध प्रवेश और निर्बाध प्रस्थान की अनुमति देते हैं? तो वो कौन से हैं? तो वो दे देखिए पूर्ण एवं एकाधिकार बाजार में। पूर्ण एवं एकाधिकार, इसका आंसर होगा ये। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा सोडा क्षार यानी धोने का सोडा। धोने का सोडा आपको पता ही है ना, तो मैं आपको बताया था उसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और उसका सूत्र है सोडियम कार्बोनेट का, निर्जल सोडियम कार्बोनेट होता है देखिए Na2CO3 × 10H2O। ये सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये खाने का सोडा है, इसे कहते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपको पता ही होगा NaOH। और देखिए हाइड्रेट सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये तो तुम आपको नहीं पता होगा, काफ़ी अलग का तरफ है, तो मैं कॉमन आपको बता दी है। तो ये 50 क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए लेके आया था, और ये हमारे एसएससी के पहले ही क्वेश्चन ये आ चुके हैं, तो इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इस तरह की देखिए ये हमारी एसएससी सीरीज का पहला है वीडियो। अगर आप इस तरीके से ही चाहते हैं कि अगर आपको कुछ कमी नज़र आती है कोई चीज़, तो कमेंट बॉक्स में देख के आप बताइएगा।